के साथ सुहानी सिंह। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से है, जहां पे गोमती नगर में 5 अवैध कार वर्कशॉप पर एलडीए ने चलाया बुलडोजर। जी आपको बता दें कि एलडीए पर और एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देशन में प्रवर्तन टीम ने की है कार्रवाई। चिन्हट में 40 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 3 अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त किया गया है। गोमती नगर में अवैध रूप से संचालित कर वर्कशॉप के खिलाफ एलडीए ने गुरुवार को एक बार फिर से अभियान चलाया और इस दौरान 5 कार वर्कशॉप पर बुलडोजर चलाकर अवैध स्ट्रक्चरों को ध्वस्त किया गया है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि आवासीय योजनाओं में खुले इस तरह के अवैध कार गैराज के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन जोन 1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि आवासीय कॉलोनियों में खुले इन अवैध कार वर्कशॉप से क्षेत्रवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कार गैराज में वाहनों की धुलाई से सड़क पर जलभराव होता था। साथ ही सड़क पर वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से ट्रैफिक बाधित होता था और इस ध्यान में रखते हुए वीसी महोदय ने ऐसे अवैध कार गैराज के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में गुरुवार को गोमती नगर के विजय खंड, विक्रांत खंड, विशेष खंड, विराज खंड और विकास खंड में कार्रवाई की गई। इस दौरान नवीन सिंह, नवनीत कुमार, आनंद पांडे, मनोज कुमार और अन्य द्वारा आवासीय भूखंडों पर संचालित 5 अवैध कार वर्कशॉप को ध्वस्त किया गया। चिन्हट में 40 बीघा में अधिक प्लांटिंग ध्वस्त। प्रवर्तन जोन 5 की जोनल अधिकारी वंदना पांडे ने बताया कि चिन्हट के ग्राम गोइला में अभियान चलाया गया और इस दौरान अमित सिंह, वीरेंद्र कुमार, जयप्रकाश, नीरज, सुभाष और अन्य द्वारा लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 3 अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें निजी विकासकर्ताओं पर द्वारा स्थल पर विकसित की गई सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल आदि को ध्वस्त कर दिया गया है। बदायूं में किन्नरों के गुट पर किन्नरों के गुट ने भोला जानलेवा हमला किया और एक किन्नर उसके ड्राइवर को अगवा करके 8 घंटे लूटपाट करने के बाद किन्नर और उसके ड्राइवर को झाड़ियों में फेंक दिया। जनपद बदायूं के कुंवरगांव थाना क्षेत्र के कस्बा कुंवरगांव के वार्ड नंबर 7 की रहने वाली रज्जो किन्नर कल शाम के समय अपने साथियों के साथ 4 पहिया वाहन से उझानी कोतवाली के थाना उझानी में अपने मुकदमे के कार्रवाई करने के लिए बात करने के लिए गई थी और मुकदमे पर पैरवी करके उझानी से अपने घर कुंवरगांव कर द्वारा जा रही थी। पहले से चल रहा था विवाद के तहत उझानी कोतवाली के कस्बा उझानी के रहने वाली सन्ना किन्नर ने नैना किन्नर से अपने 30 से 40 साथियों के साथ लगभग आधा दर्जन गाड़ियों से उनका पीछा किया और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बरेली मथुरा हाईवे बहेड़ी मोड़ पर चलती हुई गाड़ियों पर ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से हमला बोल दिया और गाड़ी रुकवाकर लगभग सभी लोगों ने रज्जो किन्नर के गुट पर जानलेवा हमला बोल दिया। हाईवे पर मौत का तांडव लगभग आधे घंटे तक चला। दोनों तरफ से वाहनों की लाइनें लगी रही। लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से किन्नर गुट के सभी लोगों को लहूलुहान कर दिया गया। किन्नर रज्जो ने और उसके ड्राइवर गुलबहार को सन्ना किन्नर अगवा करके अपने साथ ले गई। उधर अन्य घायल किन्नरों ने डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं रज्जो किन्नर और ड्राइवर को सन्ना किन्नर ने अज्ञात जगह पर ले जाकर अपने साथियों के साथ अगवा किन्नर और ड्राइवर को लाठी डंडों और धारदार हथियार से बुरी तरह से प्रताड़ित किया और कैंची से बाल काटे। पीड़ित रज्जो किन्नर लगभग 15 तोला सोना पहनी हुई थी, जो सारा बता दे कि सन्ना किन्नर और उसके साथियों ने निकाल लिया। 1 लाख रुपए नकद पर्स में थे, वो भी छीन लिए गए। उसके बाद सन्ना किन्नर ने रज्जो किन्नर को अपनी पेशाब तक पिला दी और बेहोशी की हालत में सिविल लाइन थाना क्षेत्र बहेड़ी मोड़ पर बड़े सरकार के बीच झाड़ियों में डालकर चली गई। लगभग 2:30 पर राहगीरों ने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया और रज्जो किन्नर और उसके ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस इस मामले पर अभी तक गंभीरता से नहीं ले रही है और ये सोचने वाली बात यह होगी कि पुलिस ने अगर पहले ही गंभीरता से मामले को ले लिया होता तो ये खूनी संघर्ष नहीं होता। वही बताया जाता है कि सन्ना किन्नर के ऊपर कुछ राजनीतिक दलों का भी हाथ बताया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि रज्जो किन्नर और उसके घायल साथियों को कब तक न्याय मिलेगा। नहीं है
यहाँ पे 1078 और इसने मुझे पकड़ के नहीं बहुत मार लगाई, मेरे सब जेवर सब छीन के ले गए और मुझे बंद करके गाड़ी में अपने इधर मुझे कहाँ लेके गए, ये अपनी बहन के नाम पे मम्पिया के घर पे लेके गए। मम्पिया ने मारा, मेरे सब माल जेवर उसने छीला, हाथ की अंगूठी साबुन लगा लगा के नहीं उतारी है। मेरे लड़कियाँ तमंचा मार रहे, बंदूक तो कास्तूर मिले पुलिस वाले को। पुलिस वाले ले गए सब कास्तूर उठाएगा 40 जने। ये पूरा मामला है हमारा। अभी चार पाँच दिन पहले हमारा एक चेला एक बिलसी की तरफ शिव तेरस का प्रोग्राम करने गया था। तो सना किन्नर जो उझानी की रहने वाली है, उसने हमारे चेले को वहाँ से सुबह 5 बजे उठा के अपने घर में ले जाके मारा पीटा, उसके साथ बदसलूकी की, बाल काटे, जो न किया सो कम किया। फिर जो है हम उसकी तहरीर देने के लिए उझानी गए थाने में। वहाँ से जब हम वापस आ रहे थे कल शाम को, तो सना किन्नर के वहाँ पे लड़के लगे हुए थे और 3 गाड़ियाँ भर के हिजड़े थे, जिन्होंने हमारा पीछा किया और पीछा करते करते बड़ी ज़ियारत के पास आके, भाईड़ी मोड़ के आसपास आके उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़ना शुरू किए, अद्धे बरसाना शुरू किए, लाठी डंडे लेके, और सबको मारा। हमारी गुरु को जो है मार के, सिर में अद्धा मार के, ईंट मार के, और उन्हें गाड़ी में किडनैप करके, अगवा करके वो ले गए यहाँ से। हम चीखते चिल्लाते रह गए और उसके बाद जब पुलिस लेके वहाँ पहुँचे तो वो अपने घर पे भी नहीं थी। खबर चंदौली से, जहां पे विवाह समारोह में पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल। जी हां, मंच में प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। मुगलसराय में रोहितास पाल हत्याकांड का किया जिक्र, सरकार को बताया गूंगी बहरी, जनता की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। गद्दे की सामंतवादी और पूंजीवादी सोच से चल रही है सरकार। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के एकजुट होने का भी दावा किया है। 2027 विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का भी किया है ऐलान। वही बता दें कि समाजवादी पार्टी सरकार की नहीं आएगा अमन चैन। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नेतृत्व में मजबूती से जुटे कार्यकर्ता। पूरी तरह से रद्द है यहाँ की। और उस बालक की हत्या के बाद मैं यहाँ पर आया था, उनके परिवार के लोगों से मिला भी था। पूरी की पूरी कार्रवाई एसपी से लेकर के जिलाधिकारी तक की गई, लेकिन सामंतवादी और पूंजीवादी सरकार ये गरीबों की तरफ अपनी निगाह नहीं देना चाहती है। सरकार ऐसा लगता है कि पूरी तरह से गोगी और बहरी हो चुकी है। जिन लोगों ने इन्हें पर सत्ता पर स्थापित किया है, उन लोगों के साथ जुर्म इतना बढ़ा है कि उससे कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल वही लोग अब पश्चाताप करके, अब उधर से अपना मुंह मोड़ करके सामाजिक न्याय के लिए कि देश में हत्या ना हो, बलात्कार ना हो, किसानों की स्थिति ठीक हो जाए, नौजवानों को नौकरी मिल जाए, इन सब मुद्दों पर अब पीडीए के लोग लामबंद हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 2027 में जिस प्रकार से 2024 का चुनाव लोकसभा का हुआ,
उससे भी बढ़ करके सामाजिक न्याय के रास्ते पर चल करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे उसी दिन ये जान लीजिए कि ऐसे सामंतवाद का पतन होगा जो गरीबों का शोषण कर रहा है, वंचित लोगों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए सामाजिक न्याय का रास्ता पीडीए के लोग सभी अपनाने जा रहे हैं। वाराणसी के दिलों में बसने वाली दाल मंडी इन दिनों दर्द से गूंज रही है, उस पे क्या कहेंगे? इसलिए कि दाल मंडी सपाइयों का केंद्र था, वहां वोट समाजवादी पार्टी के लोग पाते थे, इसलिए दाल मंडी को गिराई गई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत का अपमान किया है, उस पे क्या कहेंगे? कौन यूनिवर्सिटी? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। क्या क्या अपमान किया बताओ? रोबोट को लेकर हमें जानकारी नहीं। आगामी होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी का विजन क्या होगा? पार्टी का विजन सामंतवाद का सफाया, भ्रष्टाचारी मुक्त शासन होगा। वही अगर देखा जाए तो दाल मंडी में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, विकास को देखते हुए सरकार कह रही है, लेकिन मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण नहीं हुई। लगातार यहाँ के स्थानीय विधायक रमेश जायसवाल पर कहीं न कहीं आरोप लगते रहे। बिल्कुल वहां बुलडोजर नहीं चलेगी सरकार की, जहां पर सामंतवादी लोग हैं, जो गरीबों का शोषण करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर बुलडोजर नहीं चलाएगी। खबर संभल से, जहां पे जीतने के बाद पहली बार गुन्नौर क्षेत्र के गांव इसमपुर टांडा बदायूं सांसद का भ्रमण। जी आपको बता दें कि यूपी में मिशन 2027 को लेकर सियासत तेज है। पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेता लुभाने में लगे हुए जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। वही बात करें तो 111 विधानसभा गुन्नौर की, तो गुन्नौर की ग्राम सभा इसमपुर टांडा में जीतने के बाद आज पहली बार बदायूं सांसद का दौरा पूर्व मंत्री आपको बता दें कि गुड्डू उर्फ प्रदीप यादव के आवास पर हो रहा। पार्टी की तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सांसद ने कहा कि यदि 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिताना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी और किसानों के साथ हो रहा उत्पीड़न को भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब मेक इन इंडिया तो बाहर की कंपनियां अपने देश में क्यों पैर पसार रही हैं। उन्होंने यूजीसी को भी लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यादव की लव स्टोरी को लेकर भी कहा कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय को गहनता से जांच करने को लेकर करिए, लेकिन समाज के सब लोगों को एक साथ खड़े होने की भी बात कही। साथ ही समस्याओं के बताते कि निस्तारण के लिए लोगों के मौके पहुंचकर संसद को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया। इस मौके पर राजेश यादव पूर्व विधायक गुन्नौर, असगर अली जिला अध्यक्ष सपा लंदन मियां और आपको कि कदराबाद विमलेश कुमारी सपा प्रत्याशी चंदौसी पीयूष रंजन यादव, समाजसेवी रामू यादव, विजय यादव, अमित भावेश आदि के साथ साथ तमाम बड़े दिग्गज नेता भी उपस्थित रहे। और कितनी बड़ी घटनाएं हुई, कभी कभी गोली वहां पे चल जाती थी तो नेताजी स्वयं आके उन्होंने यहाँ पे लोगों को समझाया बुझाया, तब लोग नहीं माने। कितने बड़े बड़े पुलिस प्रशासन आ गया, अधिकारी आ गया, लेकिन जनता ने किसी की नहीं सुनी। जनता ने सुनी तो सिर्फ नेताजी की। तो ये बातें ये इशारा करती है सीधा सीधा कि यहाँ पे गांव गांव में हर एक वोट अगर किसी का है तो नेताजी और समाजवादी पार्टी का है। लेकिन जो दूरियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के अपने स्वार्थ की वजह से। सच्चाई है और ये हमें आपको स्वीकार, अगर हमें अपना भविष्य अच्छा करना है तो जो सच भी कड़वा होता है उसको भी स्वीकारना पड़ता है। तो ये कड़वा सच हमें स्वीकारना होगा और इस पर काम करना होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, पिछली मीटिंग हुई थी पीयूष रंजन जी की, मैंने वहां भी ये बात कही थी, आज भी मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए टिकट तो एक ही आदमी को मिलेगा। अभी तो सब लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और होना भी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर व्यक्ति को आजादी होती है, लेकिन अंत में पार्टी या राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट एक ही व्यक्ति को दे। उस एक व्यक्ति के टिकट मिलने के बाद जो बाकी 9 बचते हैं
तो वो 9 के लिए ये तय करना जरूरी होता है कि वो पार्टी के संग और पार्टी के साथ कितनी निष्ठा से हैं, कि अगर टिकट किसी और को मिल गई तो क्या वो उस व्यक्ति को लड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये कहावत कही जाती है कि हम लोगों ने 2019 का खबर सोनभद्र से, जहां पे खेल खेल में झूला बना मौत का फंदा। जी हां, 8 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हुई है। घर पर अकेली खेल रही थी 8 वर्षीय आसिया। पास के घर में विदाई कार्यक्रम में गए थे सभी परिजन और ही मासूम ने छत की बल्ली में साड़ी और दुपट्टे से बनाया था झूला। झूलते समय दुपट्टा गले में कस गया और उसे दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के लौटने पर सामने आया दर्दनाक मंजर। जी हां, फंदे से उतारकर बचाने की कोशिश, लेकिन तब तक हो चुका था बहुत ही देर। वही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी नन्ही आसिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वही रो रो के परिजनों का बुरा हाल है। बता दें कि बीजपुर थाना क्षेत्र के जरहा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर गाजीपुर से है। जब आप कहते हैं कि मां गंगा डुबकी लगाने से नहीं रुकती है, तो क्या सरकार तय करेगी गंगा में डुबकी कौन लगाएगा? सरकार तय करेगा कि कौन शंकराचार्य और कौन शंकराचार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी उन सभी लोगों के साथ जिसे भाजपा ने अनादर किया है। इस दौरान मुख्तार अंसारी परिवार में मोहम्मदाबाद विधायक शोएब अंसारी के ऊपर उनके ही भाई के द्वारा विधायक निधि में गोलमाल करने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल किया गया। इस पर जब बात की गई तो उन्होंने जवाब देने के बजाय मौन साधना उचित समझा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक और हितैषी नहीं है, और वही बता दें कि संविधान का विरोधी है और वो सबका विरोधी है। मोहन भागवत के 3 बच्चे के बयान पर बोले कि बाबा साहब अपने माता पिता के 14वीं संतान नहीं रहे होते तो इस देश के संविधान कौन लिखता। वही बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और आज अपने गाजीपुर के निरीक्षण भवन में पहुंचे, जहां पर वह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया और फिर वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आगे की ओर चले गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात किया। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश में चल रहे SIR की प्रक्रिया और फॉर्म 7 के माध्यम से PDA वोट काटे जाने पर कहा कि जब लोगों का SIR को गलत वोटरों का नाम काटा जा चुका है तो फिर फॉर्म 7 के माध्यम से नाम कटवाने का क्या उचित है। इन लोगों को फॉर्म में 6 और फॉर्म 8 का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रदेश ही नहीं गाजीपुर में भी ऐसे वोटरों का नाम काटा गया। फॉर्म 7 के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी के वोटर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कार्य का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 को पहले से ही प्रिंटेड था, उस पर सिर्फ एपिक नंबर लिखकर कंप्लीट किया गया था। उन्हें इसके बीजेपी और निर्वाचन आयोग के भी साजिश बताया है। मोहन भागवत के बयान के बाद अब 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और ऐसे में बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान नहीं रहे होते तो इस देश को संविधान कौन देता। उन्होंने कहा कि किसी को भी अधिकार यदि दिया गया है तो वह बाबा साहब अम्बेडकर है, और ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए और PDA के लोग वोटर ना हो सके, इसके लिए मोहन भागवत जी का यह बयान सामने आया है। इस दौरान पहले घूसखोर ब्राह्मण और यादव जी की लव स्टोरी के मामले पर भी कहा कि यह फिल्म जो आ रही है उसे कौन चला रहा है, उसकी PDA नहीं चला रहा है, ब्राह्मण है क्या उसको कौन बताएगा। इसलिए हमारे PDA को लोगों ने कुछ नहीं बोला, और ये जालसाज लोग, ये सांप्रदायिक लोग और समाज में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। ये किसानों के दुगनी आय की बात करते हैं, और ये लोग नौजवानों के हाथों में सांप्रदायिकता का पत्थर पकड़ाते हैं, और इसे देश नहीं चलेगा। इस दौरान मुख्तार अंसारी परिवार में मोहम्मदाबाद विधायक शोएब अंसारी के ऊपर उनके ही भाई के द्वारा विधायक निधि में गोलमाल करने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल किया गया। इस पर जब बात की गई तो उन्होंने जवाब देने के बजाय मौन साधना भी उचित समझा। इस दौरान उनसे बात किया गया और अभियुक्तेश्वरानंद में सपा सरकार में लाठियां क्यों चलाई गई, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जहां भी जैसी व्यवस्था हो। आप लोगों ने सवाल पैदा किया, और ऐसे में मां गंगा जो प्रयागराज के साथ ही पूरे देश में ऐसे ही सवाल करता हूं कि क्या मां गंगा ने किसी को डुबकी लगाने से रोका है?
क्या ऐसे में जब मां गंगा डुबकी लगाने से नहीं रोकती तो क्या सरकार तय करेगी कि गंगा में डुबकी कौन लगाएगा? सरकार तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन शंकराचार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी उन सभी लोगों के साथ है जिसे भाजपा ने अनादर किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शिखा वाले बटुकों के साथ बदसलूकी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं और इस पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुंभ से लेकर अब तक मरने वाले की संख्या नहीं बता पाई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे लोगों हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक और हितैषी ऐसी नहीं है जो संविधान का विरोधी है, वो सब का विरोधी और ऐसी सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले लोग देश में नहीं पीढ़ी के लोग समझ चुके हैं, इनके कारनामे को भी समझ चुके हैं। और कुछ ऐसे भी हमारे कार्यकर्ता हैं जिनके परिवार में उनकी बहनों की बेटियों की शादी थी, तो उनके यहाँ भी आशीर्वाद स्वरूप जो है मैं आना था और यहाँ पर आया और पहले भी कंप्लेंट्स SIR के संबंध में हमारे पास आए, लेकिन धन्यवाद देता हूँ गाजीपुर के लोगों को, बड़ी मजबूती के साथ ये SIR के कार्यक्रम में जुटे रहे और प्रशासन किसी भी प्रकार की जो है जो धांधली करने के चक्कर में थी, धांधली नहीं कर पाई। किस तरह की धांधली इसमें आपको समझ में आ रहा है? ये फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से जो है पीडीए के लोगों को वोटों को कटवा रहे थे। वो प्रिंटेड फॉर्म भेजे थे सादा, और प्रिंटेड में केवल उन लोगों का नाम था जिनका नाम कटवाना चाह रहे थे, इसके बाद और कुछ नहीं। उसके माध्यम से कोई ऑब्जेक्शन करने वाला मिले तो उसके नाम से कि इनका नाम गलत है, इस तरह के जो है फॉर्म पूरे गाजीपुर में नहीं पूरे प्रदेश के हर विधानसभाओं में बड़ी संख्या में फॉर्म इनके एक ही राइटिंग्स पे एक ही प्रिंट में भेजे गए। अभी 2027 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी इस तरह की तैयारी में गठबंधन या फिर कैसे क्या होगा? त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में समाजवादी लोग किस प्रकार का गठबंधन? समाजवादी लोग लड़ेंगे, जीत करके आएंगे। सिंबल पे लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से, कोई सिंबल पंचायत के चुनाव में तो होता नहीं है। पंचायत के चुनाव में कार्यकर्ता हमारे लड़ते हैं, वो जीत कर आते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। अभी एक हालिया प्रकरण चल रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ ब्राह्मणों की चोटी खींचने का मामला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जिसने ऐसा किया उसके साथ पाप पड़ेगा। आप इसको कैसे देखते? ये देश ये उस व्यवस्था की सोच है जिन व्यवस्था को पलवित पुष्पित करने वाले सामंतवादी लोग। चोटी खींचना ये अपमान है, ये केवल शंकराचार्य का ही मतलब नहीं मामला है। मामला ऐसा नहीं कि ब्राह्मण, मामला इसके पहले भी चोटी खींची गई। एक कथावाचक की चोटी खींची गई, उसे पेशाब तक दिया गया, तो देश के उन लोगों के साथ अन्याय है जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को उजागर करने का काम, सामने लाने का काम, मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमेशा अन्याय हुआ। आपने बनारस में देखा राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी को, वो विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, सौंदर्यीकरण किया, जितना धन लगा राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने तो उसी मंदिर का नहीं, पूरे देश में अनेकों मंदिरों को बनवाने का काम किया। वही राजमाता अहिल्याबाई की मूर्ति को सफाई के नाम पर उनको खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा शोषण का रास्ता अपनाई है। उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रही है, सकारात्मक नहीं रही है। और उनके एनडीए के फार्मूले के अंतर्गत, एनडीए का मतलब निगेटिव डेवलपमेंट, इधर पीडीए है, पीडीए का मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट। सकारात्मक सोच वाले भारत के संविधान के साथ, नकारात्मक सोच वाले भारत के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। जो
संविधान के रास्ते पर चलेगा वही सामाजिक न्याय दे सकता है, वही देश में हर लोगों के विकास और तरक्की की बात कर सकता है। तो भारत नकारात्मक सोच से चलने वाला नहीं है, सकारात्मक सोच से चलेगा। अभी एक दिन पूर्व योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वाराणसी में उनको लाठियों से पीटा गया और वही समाजवादी पार्टी उनकी बात। इन्हें अपने आप को अपने आईने में झांक करके देखना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम भगवान श्री राम को लाए हैं, हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो, उत्तर प्रदेश से जिता दो। भगवान श्री राम भी अंतर्यामी हैं और उनकी अंतरात्मा अयोध्या के गृह से ही चिल्ला दिया कि ये लोग सांप्रदायिक लोग हैं, ये भगवान श्री राम को नहीं ला सकते हैं। जनता ने उनकी आवाज सुना, सच में संविधान के बचाने वाले नेता आदरणीय अखिलेश यादव के साथ रहे और उसी अयोध्या में बुरी तरह से भगवान श्री राम की बात को मान करके, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव की बात को मान करके किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों ने सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया। गाजीपुर में आपके सांसद हैं अफजाल अंसारी, यादव समाज के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। खबर महोबा से, जहां पे महोबा आरटीओ में कार्यालय में बवाल चालान से नाराज ट्रक मालिक ने उठाया आत्मघाती कदम। जी हां, खुद पर डाला पेट्रोल। आरटीओ में दर्ज कराया मुकदमा। आपको बता दें कि महोबा में जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसे देखते हुए ये बात कही जा रही है कि महोबा की जिस तरह से महोबा में चेकिंग के दौरान ट्रक का चालान कटने से नाराज ट्रक स्वामी ने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की है। आरटीओ में कार्यालय में ट्रक स्वामी ब्रजेश विश्वकर्मा ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर जान देने का प्रयास किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरटीओ ने आरोपी से खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। वही कह दें कि महोबा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पे परिवहन विभाग की कार्रवाई से क्षुब्ध होकर एक ट्रक मालिक ने सरेआम खुदकुशी करने की कोशिश की। घटना के बाद विभाग और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला कबरई आप कह दें कि कुनहेटा मार्ग का है, जहां पे परिवर्तन आरटीओ दयाशंकर अपनी टीम के साथ वाहनों की सघन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ट्रक संख्या यूपी 95T और 4680 को जांच के लिए रोका। जांच में पाया गया कि ट्रक का ना तो बीमा था और ना ही प्रदूषण प्रमाण पत्र है। इतना ही नहीं, वाहन पर अनिवार्य HSRP और बता दें कि नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक मौजूद नहीं था। इन गंभीर खामियों को देखते हुए नियमानुसार ऑनलाइन चालान काट दिया गया। चालान कटने की खबर मिलते ही ट्रक मालिक ब्रजेश विश्वकर्मा आपे से बाहर हो गया। आरोप है कि उसने पहले आरटीओ को फोन करके चालान निरस्त न करने पर आत्महत्या की धमकी दी और इसके बाद वो सीधे उप संभागीय परिवहन कार्यालय जा पहुंचा। वहां उसने जमकर हंगामा किया और अचानक अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर जान देने की कोशिश की। उसका आरोप है कि गलत तरीके से उसके ट्रक का चालान किया गया है। वहां मौजूद लोगों और कर्मचारियों ने अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पहुंची और युवक को काबू में रखकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरटीओ दयाशंकर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर कोतवाली में तहरीर दी है कि आरटीओ का कहना है कि ट्रक स्वामी उन पर दबाव बनाकर अवैध रूप से चालान निरस्त करना चाहता था, जबकि ट्रक का बीमा और प्रदूषण नहीं था, मगर फिर भी दबाव डालने के लिए उसने सरकारी कार्य में बाधा डाली और मुझे झूठे मामले फंसाने की भी धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ब्रजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। और मैं अपने प्रवर्तन टीम के साथ कबरई कुनेटा मार्ग पर चेकिंग कर रहा था। उस समय एक ट्रक हमको मिली जिसका नंबर है यूपी 95T 4680। मैंने जब उस नंबर को अपने ई चालान ऐप पर जा करके सर्च किया तो देखा इसका प्रदूषण प्रमाण पत्र और बीमा दोनों फेल थे। मैंने उस गाड़ी को रोका, ड्राइवर से उसका लाइसेंस मांगा। ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बना है लेकिन मेरे घर पर है।
मैंने उस गाड़ी का चालान किया। चालान करके चालान शीट जो है मैंने ड्राइवर को दे दिया और मैं वहां से चल दिया। 8:47 पर ब्रजेश ब्रजेश विश्वकर्मा सन ऑफ गंगादीन विश्वकर्मा विवेक नगर कबरई का मेरे पास फोन आया। उसने ये आरोप लगाया कि गाड़ी का चालान आपने गलत किया है, मेरे ऊपर आरोप लगाया। अब धमकी दे रहा था कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, आपका नाम लूंगा। तो वो ये चाह रहा था कि इस चालान को निरस्त कर दिया जाए, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। तो एक बोतल में पेट्रोल लेकर के वो कार्यालय आया। कार्यालय में बड़ी उद्दंडता किया। हमारे जो कार्यालय के कर्मचारी हैं उनके समझाने बुझाने के बाद इसने जो है कुछ पेट्रोल पी भी लिया, कुछ अपने शरीर पर छिड़क लिया। और उसके बाद कुछ लोगों ने अपना पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, पुलिस आई और ले गई। अब कहाँ ले गई ये तो मुझे संज्ञानित नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि ये मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहा था और इलीगल, जबकि हमारे ई चालान ऐप पर स्पष्ट है कि इसका बीमा और प्रदूषण फेल है। नंबर प्लेट कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, रेडियम कहीं नहीं था। तो ये जो है सोची समझी इसकी साजिश थी, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था। मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। मैंने जो काम किया वो बिल्कुल सत्य है और अपने कर्तव्य, अपने दायित्वों के प्रति जो है मैंने इसका ईमानदारी से कार्य किया। सर, क्या इस संदर्भ में आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है स्थानीय मैं जो है मैं थाने में जहाँ से आए? चूंकि इनके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया और मुझे धमकी दी गई कि मैं आपको आरोपित करूंगा, आपके ऊपर मैं ये आरोप मढ़ूंगा, तो मैं इनके खिलाफ जो है तहरीर दिया हूँ कोतवाली में, सिटी कोतवाली में, और FIR दर्ज भी हो चुकी है। खबर चंदौली से, जहां पे चंदौली में पहाड़ किनारे घायल नीलगाय मिलने से सनसनी फैली है। जी हां, ग्रामीणों ने तड़पती हालत में देखा वन्यजीव। नीलगाय के पैरों में गंभीर चोट के निशान, उठने से असमर्थ हैं। वहीं कहते हैं कि पहाड़ी इलाके में फिसलकर घायल होने की आशंका जताई गई है। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुटे। वन विभाग को दी खबर। ग्रामीणों ने नीलगाय को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की भी अपील की है। वन विभाग की टीम में पहुंचने का इंतजार। वहीं इलाके में चिंता का माहौल भी देखा गया। वन्यजीव सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। चकिया क्षेत्र के डोडापुर माफी गांव में पहाड़ी किनारे की घटना बताई जा रही है। खबर मिर्जापुर से, जहां पे अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा द्वारा राजदीप महाविद्यालय कलहट में छत्रपति शिवाजी महाराज के 397वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ होने से पहले महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। आए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अविनाश धैर्यशील कांगड़े ने, वही अविनाश धैर्यशील कांगड़े अपने संबोधन में कहा कि छत्रपति हिंदू राजा नहीं थे, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के शासक थे, सभी समुदाय के राजा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा राजा थे और जातियों के समूह को मराठा कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अंग रक्षक मुसलमान था। यदि वो हिंदू राजा थे तो उनका अंग रक्षक मुसलमान कैसे हो गया? शिवाजी महाराज के कद को छोटा करने का काम किया जा रहा है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ था तो मात्र 52 वर्ष के थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु घुटने में अगर दर्द की वजह से हुआ। क्या कोई घुटने की दर्द से मरता है? ये भी एक गंभीर प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति यह विश्वास था कि वह कभी भी किसी धर्म की महिला का अपमान नहीं कर सकते। शिवाजी महाराज कहते थे कि मेरे साम्राज्य में कभी भी माँ बेटियों का अपमान नहीं किया जा सकता। वक्ताओं में इंजीनियर और राय बहादुर सिंह, एडवोकेट मुकेश सिंह पटेल के अलावा अन्य लोग भी अपनी बात को रखा। राजदीप महाविद्यालय कलहट के प्रबंधक और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ई राज बहादुर सिंह ने अतिथियों का आभार जताया। अध्यक्षता प्रोफेसर कृपा शंकर सिंह तथा संचालन सुरेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
क्या संदेश देंगे? देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज किसानों के, मजलूमों के, महिलाओं के, सबके उद्धारकर्ता और हमारे नेता थे, जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। और उस स्वराज्य का नाम था हिंदवी स्वराज्य। किसी हिंदू का राज्य नहीं था, किसी मुस्लिम का राज्य नहीं था। उन्होंने यहाँ के हिंद के लोगों का स्वराज्य स्थापन किया। वो किसी धर्म के विरोध में नहीं थे, किसी भाषा और किसी प्रांत के विरोध में नहीं थे। वो राजा थे रैयत के, वो राजा थे जनता के, और जनता की रक्षा के लिए भूमिपुत्रों का शासन उन्होंने स्थापन किया था। खबर सीतापुर से, जहां पे तेज रफ्तार में सड़क पर हुआ दर्दनाक हादसा। एक ही दर्दनाक मौत में 2 लोग हुए घायल। सड़क पर तेज रफ्तार बोलेरो ने अनियंत्रित होकर बाइक को मारी जोरदार टक्कर। जी, हादसे में एक की हुई मौत और वही बता दें कि दर्दनाक मौत हो गई। लोग गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती। वही जनपद के रामपुर काला थाना क्षेत्र का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। खबर सुल्तानपुर से, जहां पे राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला। जी हां, आपको बता दें कि आज कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिया गया था कोर्ट में पेश होने का अंतिम मौका। पिछले पेशी में 19 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 313 के तहत राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करवाने का दिया था आदेश। करीब 8 वर्ष पूर्व कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था परिवारवाद। इस मामले पर दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई मामले में राहुल गांधी दर्ज करवा चुके बयान। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत पर चल रहे राहुल गांधी सुबह 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, पहुंच चुके हैं। और वही राहुल गांधी ने लखनऊ से एयरपोर्ट से पूर्वांचल एक्सप्रेस के रास्ते सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए और राहुल गांधी सुबह 10:50 पर सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए और राहुल गांधी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने दी थी राहुल गांधी के आने की पूरी ये जानकारी। खबर हरदोई से, जहां पे वंदे भारत एक्सप्रेसवे की हरदोई और स्टेशन पर आसपास पत्थर मारकर तोड़े गए शीशे। जी हां, दोपहर लगभग 3:20 पर पिहानी रोड पर ओवरब्रिज से कौढ़ा स्टेशन के बीच हुई है ये घटना। रेलवे सूत्रों की माने तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। अचानक फेंके गए पत्थर से 4 कोच के शीशे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का भी सतर्क। हालांकि मोहन भागवत किसी कोच में सवार थे और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई। जैसे ही शीशे टूटने की सूचना कंट्रोल से माध्यम से रेलवे पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया। वाराणसी से मेरठ जा रही थी वंदे भारत ट्रेन। पत्थर फेंकने वाले की आपको बता दें कि आरपीएफ और जीआरपी और स्थानीय पुलिस कर रही है पड़ताल। आपको बता दें कि आरपीएफ और जीआरपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। पता चला कि आसपास खेल रहे बच्चों ने पत्थर फेंके हैं।
आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बलोखर फाटक के निकट वंदे भारत ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटने के संबंध में अवगत कराना है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम कौड़ा के कंजड़ बस्ती के 8 से 13 वर्ष के कुछ बच्चे वहाँ रेलवे फाटक के निकट क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों के ही बीच में खेल में एक पत्थर वंदे भारत की ट्रेन की खिड़की पर लग गया, जिससे खिड़की का कांच टूट गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व जीआरपी की टीम द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण भी किया गया था। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर ऋषिकेश से है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के डीजीपी दीपक सेठ के निर्देश के बाद से ऋषिकेश कोतवाली पुलिस बाहरी लोगों का सत्यापन करने के लिए अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। आज तड़की पुलिस की 2 टीम मायाकुंड की बंगाली बस्ती और आपको बता दें कि आईजीडीपीएल की मीरा नगर पहुंची और यहां पे पुलिस को सुबह सुबह दरवाजे पर देख लोगों के माथे ठनके और वही, लेकिन पुलिस ने जब अपने आने का मकसद बताया तो लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने एक के बाद एक घरों के दरवाजे खटखटाए और उनके वहां रहने वाले किराएदारों के बारे में सत्यापन की पूरी जानकारी ली। किराएदार कहां से आए हैं, क्या करते हैं, कितने समय से यहां रह रहे हैं और अभी तक उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, ये सारी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने रजिस्टर मेंटेन किया और मौके पर दोनों जगहों पर बता दें कि 6 किराएदार बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रहते थे, वहीं पकड़े गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने चालान काटे, जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। इसके अलावा मकान मालिकों को लापरवाही के लिए पदे फटकार भी लगाई। पुलिस का कहना है कि बिना वेरिफिकेशन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भविष्य में की जाएगी और यह सत्यापन अभियान पूरे शहर में समय समय पर आगे भी चलाया जाएगा। पुलिस ने मकान मालिकों से सत्यापन के बाद किराएदार रखने वाले दुकानदारों से सत्यापन के बाद कर्मचारी रखने की भी अपील की है। खबर ऋषिकेश से, जहां पे लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने नशे के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 31 ग्राम स्मैक बरामद किए। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपियों के कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान सर्वेश पवार ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक सूर्यभूषण नेगी के टीम क्षेत्र के चेकिंग अभियान चल रही थी और इसी दौरान 2 युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए दिखाई दिए, जिन्हें चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया गया तो भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने युवकों को पीछा किया और घेराबंदी कर रोक लिया। तलाशी लेने पर युवकों के कब्जे से स्मैक बरामद हुए। पूछताछ करने पर तस्करों को पहचान साबिर अली और शराफत अली के निवासी श्रीनगर गढ़वाल के रूप में हुई है। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वह स्मैक रामपुर बस अड्डा से शकील नाम के युवक से खरीद कर लाए हैं। पुलिस ने मामले में शकील को भी आरोपी बना लिया है और उसकी पहचान कर गिरफ्तारी की प्रयास तेज कर दिया है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में आदेश पर जेल भेज दिया गया है। खबर लालकुआं से, जहां पे जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। जहां पर लालकुआं में बता दें कि जिस तरह से यह आयोजन किया गया है, आम जनमानस को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का, जन सम्मान की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जन जन सरकार के जन जन के द्वारा अभियान की दूसरे चरण के अंतर्गत जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में नगर पंचायत लालकुआं परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से आए लोग द्वारा सिंचाई, विद्युत, सड़क, पेयजल आदि से संबंधित 105 शिकायत दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष समस्याओं के 15 दिन के भीतर समाधान हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित भी किया गया है। वो एक बार बोले सर, अब सुबह के वो खाली 1.5 फीट रह गई बस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
सरकार ने उस पर मतलब कब्जा कर रखा है। कर दिए चुके हैं, लेकिन शासन की इतनी स्थिरता के कारण ये आज तक इतनी दुर्गति इसे भेजते हैं और किसी ने भी ईमानदारी नहीं दिखाई। उत्सर्जन के सुरक्षित मानक जो होंगे वो इंश्योर करें। हाँ, इसमें लिखे हैं मानक, सारे लिखे हैं, देख लिया, पढ़ लिया। हाँ, ये मानक के अनुसार। कितने मुकदमे चल रहे हैं दिखाइए, उसी हिसाब से बिलिंग है। इनका ओवर बिलिंग का शिकायत है, ठीक है, जाके देखिए। और आप जो है भाड़ा आपका अभी नहीं बढ़ने वाला होगा, जो कार्रवाई की जानी होगी, तो कृपया बारी बारी से अपनी प्रतीक्षा करेंगे और यहाँ पर जो है संक्षेप में अपनी बातें रखेंगे। जन जन की सरकार जो अभियान चलाया गया, तो आरंभिक चरण में इसे ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत लेवल पर कवर कर ली थी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जन जन के द्वार जन जन की सरकार अभियान के अंतर्गत पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत लेवल पर शिविरों का आयोजन किया गया था। उसमें 23 विभागों की सहभागिता से 2 स्टेप पे जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था। तो जनपद में 43 न्याय पंचायतें हैं। प्रथम चरण में उनका कवरेज हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शहरी क्षेत्रों में द्वितीय चरण में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तो आज लाल कुआं में यहाँ पर शिविर का आयोजन अभी जारी है। उसमें 100 से ज्यादा जो जन समस्याएं हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन पर सुनवाई हो चुकी है। अभी वहाँ शिविर कंटिन्यू है। आगे जाकर जितने भी यहाँ पर आवेदन आए होंगे उन पर गंभीरता पूर्वक सुनवाई की जा रही है। कहाँ हो खबर रुड़की से, जहां पे रुड़की के झबररेडा थाना क्षेत्र की चोरी की 3 मोटरसाइकिलों के साथ चोर गिरफ्तार। और उत्तर प्रदेश के आकर करता था। आपको बता दें कि बाइक चोरी चेकिंग के दौरान झबररेडा पुलिस ने किया गिरफ्तार हरिद्वार की नवनियुक्त एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लेर के 4 संभालने की अपराधियों में एक हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि हरिद्वार जिले में अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और इसी क्रम में जिले भर के तमाम थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान रात और दिन चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान अगर देखिए झबररेडा मानपुर रोड पर संदिग्ध बाइक सवार युवक को रोककर पूछताछ की गई। युवक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसे पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। और युवक ने उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया, और जिसके पास से पुलिस के द्वारा चोरी की 3 बाइक भी बरामद की गई है। वहीं एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि पुलिस की ओर से लगातार चेकिंग की जा रही है, जिससे हर गतिविधियों पर पुलिस की ओर से नजर भी रखी जा रही है, जिसके फलस्वरूप एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई और साथ ही युवक का आपराधिक इतिहास भी पुलिस खंगाल रही है। गाड़ियां जो पिछले 1 महीने में रजिस्टर्ड थी एफआईआर के तौर पर थाना गंगनहर और 2 थाना झबरेड़ा में, तो चोर से हमने उस व्यक्ति के साथ की निशानदेही पर 3 बाइकें रिकवर की हैं। तो ये वास्तव में एक अच्छा काम है और जो हमारी चेकिंग का की रेलिवेंसी वो प्रूफ हुई है। तो थाना झबरेड़ा की टीम, उनके एसओ साहब, पूरी टीम के साथ बधाई के पात्र। कल थाना झबरेड़ा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एसओ खुद अपनी टीम के साथ लगे थे। पीएचक्यू से निर्देश थे कि रात को एक पर्टिकुलर आवर में 2 घंटे की चेकिंग होनी है। दौरान चेकिंग एक व्यक्ति बाइक में मिला जो संदिग्ध था। उससे गहराई से पूछताछ करी तो उसने अपना नाम दीपक सहारनपुर देवबंद का रहने वाला है। उसके पास जो बाइक मिली उसने ये बताया कि बाइक मैंने चोरी की है। और थाना झबरेड़ा क्षेत्र से फिर उससे और सख्ती से पूछताछ करी तो उसने ये बताया कि वो सहारनपुर से आकर के यहाँ जब भी मौका मिलता है बाइकें या गाड़ियाँ चोरी करता है और आगे बेच देता है। उसकी निशानदेही पर कल हमको 2 बाइकें और मिली हैं। तो फाइनली 3 एफआईआर लिखी हुई बाइकों के साथ ये व्यक्ति आज हम इसको रिमांड पे ले रहे हैं। बाकी ये क्या करता था, इसके साथ और कौन लोग थे, ये अभी पड़ताल का विषय है। आईओएस में काम करेंगे। अभी फिलहाल फौरी तौर पर हमको कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन ये अभी हम अदर स्टेट से और अपने पूरे स्टेट से पता करेंगे। गाड़ी मैंने इसी थाना क्षेत्र से चोरी की है।
खबर देहरादून से, जहां पे आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाकर जनपद में रहने वाले संदिग्ध बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय के निर्देश अनुसार संघन सत्यापन अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में पुलिस टीम गठित कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में दून पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए जनपद के नगर और देहात क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश हेतु लगातार बृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां पे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत लालडांग में सरकारी कैंप लगाया गया, जिनमें आम जनता की समस्याएं सुनी गई। अधिकारियों के इस कैंप में आधार कार्ड, राशन कार्ड न बनने को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत पहुंची, जिसके अलावा जंगली जानवरों की दहशत, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली कटौती की समस्याओं को भी ग्रामीणों के अधिकारियों ने सामने रखा। और इस दौरान विधायक अनंत कुमार रावत भी शिविर में पहुंची और लोगों से संवाद किया। विधायक ने कहा कि समय समय पर अधिकारियों की मौजूदगी में इस तरह के कैंप लगाया जाना जरूरी है। एडीएम प्रशासन की मौजूदगी में लगे सरकारी कैंप में आई शिकायतों का निराकरण भी किया गया। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। अभी तक 53 शिकायतें लिखित तौर पे आई हैं, जिनमें ज़्यादातर इश्यूज जो हैं वो राजस्व से संबंधित है और आधार नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पर। तो एडीएम साहब ने कहा है कि हम यहाँ कैंप जल्द लगाएंगे, निचला स्तर पे दी जाएगी ताकि आधार कार्ड बन सके। फिर दूसरा जो इशू आ रखा वो राशन कार्ड को लेकर है, लेकिन ये कहते हैं कि ऊपर से एक ऐप नहीं खुला, मतलब 2011 से। अब इतना बड़ा गैप है तो कैसे ये समाधान किया जा सकता है? सिंचाई का बहुत है, गंदे जो पानी है लोगों के घरों में जा रहा है, तो ये सारी तमाम समस्या हैं, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। हमारा बॉक्सा जनजाति के यहाँ पर गांव बसे हुए हैं, उसमें वो बता रहे हैं उनकी भी कुछ इश्यूज हैं, उसको मैं आने वाले सत्र में पुट अप करूँगी। निकासी की, अतिक्रमण की, राशन कार्ड के संबंध में शिकायतें आ रही है, उसका हम लोग निराकरण करवाएंगे। नहीं, जाति तो खतौनी से हटे ना हटे, लेकिन हमारे यहाँ से जो अभी उनका शिकायत है कि चूँकि खतौनी में जाति नहीं लिखी है, उसके बावजूद भी दाखिल कर दिया गया, तो नायब साहब के द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ सिविल कोर्ट से भी आदेश हुआ है, इसको हम लिखवा लेंगे और अगर ऐसा होगा तो जो संबंधित कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और जो ऐसे कोई आदेश हुए होंगे तो उसको निरस्त करने की कार्रवाई भी करेंगे। खबर मुनिकिरेती से, जहां पे आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जंगल में लगी कि आग की तरह फैल रहा है। जी हां, जिसमें दावा किया गया है कि ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूर शिवपुरी में रॉकेट बंजी के दौरान गर्दन की हड्डी टूटने से एक युवती की जान चली गई। जब इस वीडियो ने पर्यटकों के बीच खौफ पैदा करना शुरू कर दिया तो प्रशासन को सामने आना पड़ा। टिहरी ने पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने इस दावे के सिरे से खारिज कर दिया। उनका साफ कहना है कि शिवरी या ऋषिकेश के आसपास किसी भी एडवेंचर जोन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मजे की बात यह है कि इस वीडियो को कुछ लोग राजस्थान के माउंट आबू का बताकर भी वायरल कर रहे हैं। पुलिस अब इस वीडियो के असली स्रोत की तलाश कर रही है ताकि अफवाह फैलाने वाले पर नकेल कसी जा सके। और यह पहली बार नहीं है जब ऐसी वीडियो को स्थानीय नाम देकर सनसनी फैलाई गई है। पहले भी इस प्रकार के वीडियो सनसनी फैलाने के उद्देश्य से वायरल किया जा चुका है। अब बता दें कि पुलिस के मुताबिक इस तरह के अफवाहों को सीधा असर उत्तराखंड के पर्यटन पर भी पड़ता है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया की सनसनी से बचे और देवभूमि की वादियों का आनंद बिना किसी डर के लिए। इसके अलावा किसी भी डरावनी खबर पर यकीन करने से पहले पुलिस या जिला प्रशासन के सोशल मीडिया हैंडल को चेक करें।
खबर नैनीताल से, जहां पे जिला न्यायालय के बाद धमकी भरा ईमेल आया। उत्तराखंड हाईकोर्ट आईजी रिधिमा अग्रवाल ने संभाला मोर्चा। जी आपको बता दें कि नैनीताल सरोवर नगरी नैनीताल और प्रदेश में न्यायालयों में बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल आने की सिलसिला जारी है। आज नैनीताल हाईकोर्ट को भी रजिस्ट्रार कार्यालय में एक धमकी भरा ईमेल आया था, जिसके चलते पूरे शहर में और हाईकोर्ट में हड़कंप मच गया। कुमाऊं परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक रिधिमा अग्रवाल स्वयं हाईकोर्ट परिसर पहुंची और सुरक्षा इंतजामों का भी निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि आईजी कुमाऊं के निर्देश पर न्यायालय परिसर के आसपास के क्षेत्रों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और एंटी सबोटाज टीमों द्वारा सघन जांच की गई और सभी प्रवेश द्वार पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहन तलाशी भी ली जा रही है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ पीएससी को एक कंपनी और एटीएस की टीम तैनात की गई है। वही साइबर सेल धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच कर उसके स्रोत का पता लगाने की भी जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह से दूर रहने की अपील की है। पुलिस ने हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट परिसर के चारों ओर खोजबीन शुरू कर चल रही है। भारी पुलिस बल समेत उच्च अधिकारी मौजूद है। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए प्रवेश गेटों पर सघन चेकिंग अभियान भी जारी किया गया है। अधिकांश अधिवक्ता हाईकोर्ट परिसर में भी तैनात है। सूत्रों में मिली जानकारी मुताबिक एक से अधिक अवगति की भरा ईमेल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में आया था, जिससे भयभीत होना स्वाभाविक माना जा रहा है। जिसके चलते पुलिस को भी सूचना मिली तो मौके पर भी सभी सुविधाओं से लैस होती है पुलिस से कि सभी विंग चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान शुरू कर दी है। आज हाईकोर्ट उत्तराखंड को एक थ्रेट मेल आई है और पिछले कुछ दिनों से ये थ्रेट मेल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट्स में आ रही हैं, अलग अलग जनपदों में, चाहे उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार हो या यहाँ पर चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा रहे। इन सभी मेल्स पर हम लोग जो विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी एसटीएफ की टीम्स आईपी एड्रेस ट्रेस करने के लिए निरंतर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ समन्वय स्थापित किए हुए हैं। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में आज एंटी साबोटाज चेक करवाए गए हैं बीडीडीएस एवं डॉग स्क्वाड्स के माध्यम से, और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी को भी बीफ अप किया गया है। हमारे पास इस वक्त यहाँ लोकल पुलिस के साथ एक कंपनी पीएससी की भी है और एटीएस का डिप्लॉयमेंट भी माननीय उच्च न्यायालय में सिक्योरिटी के लिए किया गया है। हमारा प्रयास यही है कि हम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखें और इसीलिए एंटी साबोटाज चेक के साथ साथ एक्सेस कंट्रोल भी किया जाना ज़रूरी है। तो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के समस्त जितने गेट्स हैं, एंट्रेंसेस हैं, वहाँ पर पब्लिक के लिए ऑथराइजेशन लेटर्स बार के द्वारा इशू किए जाएंगे और उन्हीं ऑथराइजेशन लेटर्स के पश्चात पब्लिक की एंट्री माननीय उच्च न्यायालय में होगी। ये व्यवस्था से हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार से कोई संदिग्ध माननीय उच्च न्यायालय के परिसर में प्रवेश ना करे। खबर हरिद्वार से, जहां पे कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जी हां, शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। और ये बता दें कि हरिद्वार के मेला निमंत्रण भवन की मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग को लेकर तैयारी की जा रही है। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल के आधुनिक रूप से दिया जा रहा है। जी हाँ, शनिवार को सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री के अधिकारियों और मेले के अन्य की स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग होगी। मीटिंग के साथ मुख्यमंत्री कुंभ के निर्माण कार्यों के स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। मेला प्रशासन के मुताबिक कुंभ मेला क्षेत्र में 25 से ज्यादा स्थायी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जबकि अस्थायी कार्यों के लिए भी प्लानिंग की जा रही है। सैटरडे को तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक भी ली जा रही है कुंभ की। और कुंभ की तैयारियों को देखा जाए तो हमने 2 तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ पे, परमानेंट और टेम्पररी वर्क्स। तो परमानेंट वर्क्स का जो स्टेटस है अभी करीबन 25 से 30 काम हमारे ऑनगोइंग है, कार्य गतिमान है। उसके अलावा कुछ प्रस्ताव हमारे अभी शासन में गतिमान है और शीघ्र ही उनकी भी अनुमति आ जाएगी और कार्य शुरू हो जाएंगे। अस्थायी कार्यों में भी हम लोगों ने जो हमारे 32 सेक्टर हैं उनका सेक्टर प्लान मैक्रो और माइक्रो बनाना शुरू कर दिया है। लेवलिंग के काम और जो हमारे अस्थायी प्रवृत्ति के विद्युत की और पानी के काम होते हैं उनकी भी हमने पूरी डिटेलिंग कर ली है और उनके भी अप्रूवल्स कुछ आ गए हैं और कुछ इन प्रोसेस है।
खबर रामनगर से, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता ने विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान उसकी मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांधीनगर, काशीपुर जिला, उधम सिंह नगर और निवासी 27 वर्षीय रानी पत्नी नीटू सिंह ने बुधवार को घर पर ही जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालात बिगड़ने पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए रामनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कोतवाली सुशील कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका अपने पीछे 2 छोटी बेटियों की छोड़ गई है। सूचना पर नायब तहसीलदार कुंदन पूरी तरह से सरकारी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटनाओं की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार महिला ने जहर क्यों और किन परिस्थितियों में खाया, इसकी जांच की जा रही है। तो मतलब कोई संबंध वैसे तो है नहीं। मैं नोएडा में जॉब करता था, तो घर में जो मतलब मैं आया था परसों, तो आग लगी हुई थी। तो उस डिप्रेशन में पता नहीं मतलब जो भी इन्होंने किया, मैं आया घर पे देखा, तो उसी डिप्रेशन में मतलब उन्होंने पता नहीं किसी को बोल रही थी कि उसने आग लगाई, उसने लगाई है, तो कोई बात नहीं हुई। कभी इन्होंने ये कहते हैं, बताया जा रहा है कि 27 साल की रानी वाइफ ऑफ नीटू एक कहते हैं जहर खा के यूं द्वारा नीम परोरी अस्पताल में भर्ती की गई थी, जहाँ की इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसको प्रेमदारा चौकी में उसकी इन्फॉर्मेशन भेजी गई। प्रेमदारा चौकी के इन्फॉर्मेशन के उसमें हमारे यहाँ पर उसकी कहते हैं पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए लाई गई है। क्योंकि शादी को 7 साल से कम समय हुआ था, इसलिए उसका पैनल से अभी कहते हैं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। खबर बता दें कि प्रियान कलियर है और वहीं बता दें कि बेडपुर निवासी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और कलियर पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा गया कि उसकी भूमि नदी के समीप है, जो कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि गांव के ही महेंद्र ने खनन माफियाओं के साथ मिलीभगत और उसकी निजी भूमि के मिट्टी को बेच दिया है, जिसको लेकर खनन माफिया रात के अंधेरे में धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि विपक्षी महेंद्र ने उसकी करीब 30 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जब भी वह खनन को लेकर विरोध करता है तो महेंद्र और उसका पुत्र विकास गाली गलौज करते हुए झूठे ST/SC केस को फंसाने की धमकी देते हैं। वहीं पीड़ित किसान ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन इन ओर ध्यान नहीं देता है तो वो DM कार्यालय पर आत्मदाह करेगा। सालिम मेरे बाप का नाम है। हमारी यहाँ ज़मीन है नदी पर, ठीक है जी। और यहाँ हो रहा है खनन, हमारी ज़मीन में खनन हो रहा है ज़बरदस्ती, और करा रहा महेंद्र का लड़का विकास, ठीक है जी। वो ज़बरदस्ती अपनी ज़मीन बता को यहाँ से खनन करवा रहे कि हमारी ज़मीन है। ना उनके पास कागज़ है ना कुछ है, हमारे पास कागज़ भी है, सारी चीज़ है। हमने इमली चौकी में तहरीर भी दी थी 16 तारीख में, और जी रुड़की जिला मजिस्ट्रेट को भी हमने तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। और 2-3 दिन देखता हूँ मैं कार्रवाई होती है नहीं होती है, नहीं तो फिर मैं जाके जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से आत्महत्या करूँगा। उनसे मेरा यही कहना है कि इसे जल्द से जल्द रुकवाया जाए। जब हमारा नाश हो जाएगा, जब रुकवाओगे इसे तुम, पूरा खेत उठ चुका है। रात को यहाँ धड़ाधड़ ट्रैक्टर बज रहे हैं, दिन में भी आपने देखा कितने ट्रैक्टर बज रहे थे, ठीक है जी। मेरा यही बस कहना है। और हमें धमकी भी देता है कि तुम्हारे ऊपर SC एक्ट का मुकदमा लगा दूंगा, तुम्हें जेल करवा दूंगा। और मैक्सिमम मेरा अगला कदम ये होगा, मैं DM कार्यालय पे जाऊंगा, ठीक है नहीं, और वहां से आत्महत्या करूंगा। और क्या करूंगा मैं, बताओ। नमस्कार, ये 2 बीघे गेहूं भी नहीं है मेरे पास। यहाँ से लोगों ने बोल रखे यहाँ 20-20 बीघे गेहूं, बताओ क्या करूं जी मैं। बहुत गरीब आदमी, मेरी तरफ ध्यान दिया जाए। यहाँ खनन ऐसे ही तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।